नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। बीच बाजार सियासी चर्चा में हम इस समय मौजूद हैं कालीनगर में, और आज हम सियासी चर्चा में बात करने वाले हैं राजनीतिक दलों के एजेंडे में बंगाली विस्थापित समाज कहां है। 1951 से भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद बंगाली लोग तराई में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लाखों की संख्या में होने के बावजूद भी बंगाली समाज को राजनीतिक दल आज तक उपयुक्त सम्मान या राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार पलाश विश्वास जी हैं, आप प्रेरणांशु के कार्यकारी संपादक हैं। शंकर चक्रवर्ती जी हैं जो एम्प्लॉइज फोरम के पूर्व अध्यक्ष हैं। समीर राय जी हैं, आप भी बंगाली एम्प्लॉइज फोरम के पूर्व अध्यक्ष हैं। आलोक राय जी हैं, आप बंगाली कल्याण समिति के रुद्रपुर के अध्यक्ष हैं। और सुभाष व्यापारी जी जो आम आदमी पार्टी से हैं, गदरपुर विधानसभा से आप टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से वयोवृद्ध नेता नारायण स्वाहा जी हमारे बीच में हैं। परिमल मंडल जी रुद्रपुर से भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। सुकुमल मंडल जी हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी से और इसी कालीनगर ग्राम सभा से हैं। तराई में जो बंगाली विस्थापित लोग हैं उनकी बसासत यहाँ कैसे हुई? तराई में जो वसासत हुई है वो 1950s के एरा में हुई है, और 1951 में यहाँ पर लोग आए थे और विभिन्न ट्रांजिट कैंप से यहाँ पे इनको बुलाया गया था। जैसे मोहनपुर में एक शिविर जैसा स्थापित किया गया था, वहाँ पे लाया गया था, और लाने के बाद वहाँ से जैसे जैसे कॉलोनीज वगैरह तैयार होते गए वैसे वैसे पुनर्वासन भी इनको दिया गया है। पूर्वी बंगाल के जो विस्थापित हैं वो बंगाल के अलावा 22 राज्यों में उनको बसाया गया, और बसाया गया जंगल में। और वो 1950 से लोग आए और 1976 और 86 तक पुनर्वास होता रहा, और 10% लोगों का भी पुनर्वास नहीं हुआ इन इलाकों में। जैसे दिनेशपुर में 51 में लोग लाए गए, लेकिन कॉलोनियाँ बनते बनते 56 हो गया, और 5 साल तक लोगों को जंगलों में खुला छोड़ दिया गया, बाघों का शिकार बना दिया गया। इसका सबूत अभी पीलीभीत में हम देखते हैं। माला टाइगर प्रोजेक्ट में 1 साल में 27 लोगों को बाघों ने खाया। इनको कोई बुनियादी अधिकार नहीं है, जमीन का अधिकार नहीं है, जमीन लीज पर दी गई है। इनको सिटीजनशिप अभी संदिग्ध बताई जा रही है। पूरे देश में 22 राज्यों में बंगाली विस्थापितों को बसाया गया, जिसमें पहला स्थान दिनेशपुर था, और यहाँ की जो बसासत है बंगाली समाज के लोगों को मालिकाना हक जमीन पर है। इसके अलावा जहाँ पर भी बंगाली समाज के लोग हैं उनको मालिकाना हक उनकी जमीन पर नहीं है। देश आज़ाद होने से पूर्व से लेकर और आज तक हमारे जो समाज है, बंगाली समाज है, उसको विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि पहले जो हम पूर्वी पाकिस्तान, फिर बंगाल विभाजन, उसके बाद जब हमें विस्थापित इधर किया गया तो हमें विभिन्न राज्यों में और विभिन्न स्थानों में इस प्रकार रखा गया कि हमारे समाज के लोग एक साथ ना रह पाए। अभी की जो स्थिति है वो दयनीय है, क्योंकि जब यहाँ तराई में बसाया गया था, जो अदर कास्ट जैसे पंजाब से लोग आए थे, पश्चिम पाकिस्तान से आए थे, इनको 15-15 एकड़ जमीन दिए गए। हमारे यहाँ पहले तो 8 एकड़ दिया गया, बाद में कहीं कहीं 5 एकड़ दिए गए, कहीं कहीं 2.5 एकड़ दिए गए, फिर उसके बाद को कहीं आधा एकड़ दिए गए। इस तरह से हमारे समाज जो कि दलित वर्ग से ज़्यादातर है, यहाँ 95% लोग हम लोग दलित है, और दलित होने से हमारी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचाने वाला हमारा कोई नेता नहीं था, और नेता ना होने के कारण हमें विभिन्न जगह बांट दिया गया ताकि हम एकत्रित ना हो सके, हमारा कोई नेतृत्व उभर ना सके, और इस तरह हमको फैला दिया गया। सरकार का ये दोहरा चरित्र आप बता रहे हैं कि दलित हैं, मुख्य रूप से नमशूद्र समुदाय के लोग हैं, बंगाली समाज के लोग, और बड़ी तादाद है, लेकिन सरकार की ओर से आवंटन किया गया वो कहीं 8 एकड़, कहीं 5 एकड़, कहीं 4 एकड़, और कहीं कहीं तो लोग भूमिहीन है, बड़ी तादाद में लोग भूमिहीन है। इस जो पुनर्वास की स्थिति है ये सारा श्रेय कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस ने बंगालियों को बसाया एक तरीके से कहा जाता है, और आप उसको किस तरीके से देखते? इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका बंगाली समाज की रही है। जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, हम लोगों को बंगाली बाबू करके बुलाया जाता था। कांग्रेस ने वो हाल हमारा किया है। हम लोग एक ऐसे
बंगाली समाज बाबू कहा जाता है बंगाली समाज के लोगों को। हम लोगों का कांग्रेसों ने ऐसे तितर बितर किया है, दिल के टुकड़े हजारे करके कहीं इधर गिराया कहीं उधर गिराया। यहाँ बिजनौर में गया नदी के किनारे, यहाँ जंगल में बचाया। पीलीभीत में आप देखिए, पीलीभीत में जंगल किनारे बाघ खा जा रहे हैं आज बंगाली समाज को। ऊपर से यहाँ बिजनौर में नदी के किनारे, गंगा के किनारे बैठाया गया है जहाँ पे बंगाली समाज रह नहीं सकता। सीधा आरोप है कि कांग्रेस ने ऐसी जगह बंगालियों को बसाया है जो या तो आदिवासी इलाका है, या जंगल का इलाका है, या नदी के किनारे का इलाका है, जहां खेती करना संभव नहीं था, जहां लोगों को जीवन यापन में तमाम तरह की दिक्कतें आई हैं। कांग्रेस की तमाम खामियां हैं, लेकिन एक श्रेय तो जाता है कि उसने एक पुनर्वास दिया, बंगालियों को एक स्थान दिया। हाँ, ये कह सकते हैं कि पुनर्वास दिया, परंतु हमारी बहुत सारी समस्याएं थी। या अनुसूचित जाति, जो कि जिस प्रकार हम बांग्लादेश में, या उस समय पूर्व पाकिस्तान था, पूर्व पाकिस्तान में हम जमीन छोड़ के आए और वो कहा गया था कि जमीन के बदले में उतना ही जमीन दिया जाएगा जो कंपनसेशन दिया जाएगा, और हम अपना जाति छोड़ा है। जो अनुसूचित जाति के लोग हम वहाँ थे, वो भी जाति यहाँ दिया जाएगा, ये कहते हुए भी हमें आज 70 साल होने जा रहा है, आज तक हमको वो अनुसूचित जाति का दर्जा हमें नहीं मिल पाया। आपने वो पीड़ा भोगी है, आपने देखा है, वो मंजर देखा है जब लोग पूर्वी पाकिस्तान से यहाँ कैंपों में आए। अगर दोष है तो कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बंगालियों की तरफ कभी भी देखा नहीं। दौर गुजर गया, उस दौर में कांग्रेस की सरकार ही स्टेट में भी थी और केंद्र में भी थी, तो कांग्रेस ने बंगाली समाज को सुनी करी, अनदेखी करी, और आज उस खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। भाजपा कैसे लेती है बंगाली समाज को? वो क्या कर रही है? भाजपा क्या कर रही है? भाजपा बंगाली समाज को पूर्ण रूप से सम्मान दे रही है। पाकिस्तानी शब्द जो कांग्रेस का लिखा हुआ शब्द था, ठीक है, देश आजाद के समय पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली आए और पश्चिम पाकिस्तान से पंजाबी आए, उनको पश्चिम पाकिस्तानी क्यों नहीं लिखा गया? सिर्फ बंगालियों को लिखा गया। और ये शब्द हटाने का श्रेय भाजपा ने किया है, जो कि हमारे धामी जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी 2022 के लिए कहीं कोई चुनाव में कोई मौका बंगालियों को देने वाली है? देखिए, जब तक हमारा प्रतिनिधित्व असेंबली में नहीं जाता या पार्लियामेंट में नहीं जाता, तो हमारी आवाजें कोई नहीं उठाएगा। ये कोई भी, जितने भी बड़े बड़े पार्टी अपने आप को बड़े बड़े पार्टी साबित कर रहे हैं, ये अनुसूचित जाति का वो दे रहे हैं, ये क्या कहते हैं, बंगाली विस्थापित शब्द हटा दिया, ये कोई बड़ी तीर नहीं मारा इन्होंने। उस शब्द के हटने से हमें कोई भी फायदा हुआ नहीं। बंगाली विस्थापितों का जो शब्द है वो हटा देना झुंझुना था, उस झुंझुना को लेकर क्या फायदा हो जाएगा? नौकरी में कोई इजाफा हुआ, शिक्षा में कोई इजाफा हुआ, बंगाली समाज के लिए रोजगार में कोई इजाफा हुआ, कहीं कोई इजाफा आप देखते हैं? अनुसूचित जाति का जो दर्जा है, मैं पढ़ूंगा नहीं और मेरे को अनुसूचित जाति का दर्जा चाहिए। मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, आगे बढ़ूंगा, चाहे नौकरी करूंगा। क्या मैं अनुसूचित जाति बनना नहीं चाहता? मैं बंगाली समुदाय का हूँ, नमशूद्र से हूँ, मैं नीचे जात में नहीं जाना चाहता। तो मतलब बंगाली समाज की जो डिमांड है अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, वो उसको खारिज कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए, अपने बलबूते पे आगे नौकरी करें। क्या हमारे ये साथी जो है पूरे देश से ये आरक्षण व्यवस्था खत्म करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो बंगालियों के साथ ऐसा क्यों? ये निरर्थक बातें करना ये बिल्कुल ही गलत है। अगर हम पूरे भारतवर्ष से आरक्षण की अगर हटा सकते हैं तभी ये बातें करना चाहिए। अदरवाइज जिन स्टेटों में बंगाली समुदाय फ्रीडम के समय थे और फ्रीडम के बाद भी थे, जब उनको दिया जा रहा है तो यहाँ पर क्यों नहीं? और हमेशा जो है ये हर राजनीतिक पार्टी जो है छलना करती आई है। दूसरी बात है, अटल बिहारी वाजपेयी ने हल्द्वानी की सभा में क्यों डिक्लेयर किया था अनुसूचित जाति का? इसी तरीके से देवगौड़ा ने काशीपुर में डिक्लेयर किया था, तो क्यों किया था? ये सब झुंझुना क्यों दिया जाता है? और केवल वोट की राजनीति की जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो अभी बंगाली समाज की समस्याएं क्यों नहीं हो? अभी जो है समाधान हुआ। अभी एक चीज है, अनुसूचित जाति का जो दर्जा की बात आ रही है, अभी भाई साहब ने बताया ना कि जो पढ़ेगा लिखेगा, ठीक है, इसलिए सरकार हमारी प्रयास कर रही है अनुसूचित जाति का दर्जा। अभी कुछ दिन पहले माननीय भट्ट जी ने इस बात को संसद में 5 साल हो गए हैं, संसद में उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, तमाम नेता संसद में उठाते रहे हैं। और यही बात है बंगाली कल्याण समिति का, एम्प्लॉइज फोरम का, कि ये झुंझुना एक तरीके से बंगाली समाज को जो है लुभाने की बात होती है कि संसद में उठा दिया गया, विधानसभा में उठा दिया गया, धरातल पे क्यों नहीं उठा पाता? धरातल पे ये मुद्दा सोल्व क्यों नहीं हो पा रहा है? काफ़ी लंबे अरसे से हम लोग एससी की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस समय तो जो स्टेट गवर्नमेंट को ओबीसी की जो डिमांड हम लोगों ने कल्याण समिति की ओर से रखी है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। हमारी लड़ाई वो बाद में चलती रहती है, एससी की लड़ाई तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो दे सकती है।
तो क्यों नहीं दे रही है? ये हम भाजपा के जो कार्यकर्ता उनसे पूछना चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ओबीसी के दर्जे में हमें क्यों नहीं दे। आम आदमी पार्टी पहली बार 2022 में चुनाव में आ रही है। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में भी कहीं बंगाली समाज है या नहीं? आम आदमी पार्टी अभी एक नई विकल्प के रूप में उत्तराखंड में आई है। सबसे पहले तो हमसे सवाल बाद में पूछिए। हम पहले ये कहना चाहेंगे, जो एससी की जो मांग है, बंगाली समाज का बहुत पुरानी मांग है और लंबे समय से जो है ये मांग चली आ रही है। ख़ासतौर से समाज के जो प्रतिनिधि लोग हैं वो लोग प्रयास भी कर रहे थे। बंगाली की जो लड़ाई है वो तो ठीक है, हर पार्टी और हर विचारधारा के लोग, हर जाति वर्ग के लोग अपने हित के लिए लड़ते हैं, तो हम संघर्ष करते हुए आए थे और करते रहेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि कौन सी सरकार हमें उसके उस घाव को मलहम लगा सके। हम तो ये कहते हैं सही पार्टियों से किसी बंगाली भाई को, हर पार्टी जहाँ जहाँ बंगाली बहुल क्षेत्र है वो बंगाली विकल्प देखे, क्योंकि बंगाली बहुत पिछड़ा है इस मामले में, राजनीतिक मामले में। आज तक कोई भी पार्टी ने बंगाली की तरफ देखा नहीं है। हमारे दत्ता जी को इस बार टिकट मिलनी चाहिए। कहाँ से मिलनी चाहिए टिकट? ये रुद्रपुर 66 विधानसभा। अच्छा, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? भाजपा में तैयारी है जी, बस संघर्ष कर ही रहे, फल मिलने की उम्मीद है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाली समाज के नुमाइंदों को टिकट देगी? जब इतने तादाद में हमारी संख्या है तो जाहिर सी बात है सरकार किसी ना किसी पार्टी को तो सोचना पड़ेगा। चलिए, किसी न किसी पार्टी को सोचना चाहिए और बंगाली प्रतिनिधित्व विधानसभा में पहुंचना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को हमारे समाज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नागरिकता का एक सवाल बड़ा आता है। जी जी, हमारा ये आग्रह रहेगा समस्त पार्टी से, अगर बंगाली की तरफ ये लोग देखना चाहते हैं तो बंगाली प्रतिनिधि दे, अपने अपने पार्टी में बंगाली लोगों को टिकट दे जो हमारे यहाँ स्थायी हो। अगर ऐसा नहीं देते हैं तो हम सब पार्टी का विरोध करेंगे और जो बंगाली को सब पार्टियों का विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसी बंगाली प्रत्याशी को, नेता को टिकट देने वाली है? क्यों इससे पूर्व नहीं दिया? जी, आपने भी बताया ना कि किरण मंडल जी को एकमात्र भाजपा ही ने टिकट दिया है और किसी दूसरे पार्टी ने नहीं दिया टिकट। राष्ट्र नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। 2022 में क्या होने वाला है? क्या 2022 में आप डिमांड कर रहे हैं किसी विधानसभा सीट से कि किसी बंगाली नेता को टिकट मिले और विधानसभा में पहुंचे? देखिए, हम जातिवाद पे नहीं जाते, हम राष्ट्रवाद पे जाते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, जातिवाद पर नहीं जाते हैं, क्षेत्रवाद पर नहीं जाते हैं। राष्ट्र महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए बंगाली समाज से किसी को टिकट ना भी मिले तब भी चलेगा ना? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है। अगर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है तो कल मैं भी यहाँ का विधायक हो सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ बंगाली समाज लगभग 80% खड़ा रहता है हमेशा। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, दे रही है। क्या लगता है कैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल होगा समाज को? देखिए, जनसंख्या अगर हमारी है तो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जहाँ जनसंख्या इतनी है, आप पूरे उत्तराखंड में देखिए कि हमारी बंगाली समुदाय की जनसंख्या कितनी है। अगर जनसंख्या है तो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो हमारे साथ धोखेबाजी हो रही है। एक बात है, हमारे यहाँ ये स्ट्रॉन्ग नेता होना चाहिए जिसका ऊपर से कोई भी पार्टी उसको टिकट दे सकता है। उसको ऐसे दावेदार होना चाहिए। ऐसे दावेदार नेता कौन है? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि सत्ता में भागीदारी से ही ताकत बनती है। अगर सत्ता में आपकी भागीदारी नहीं है तो आपकी कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमारे क्षेत्रीय जनता को 2 टुकड़ों में बांट दिया। यहाँ एक विधायक हमारा बन रहा था, लेकिन वो विधायक आगे ना बने, इसलिए हमारे क्षेत्र को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। हमारे लोगों को तितर बितर कर दिया गया। बंगाली प्रतिनिधि होना चाहिए। बीजेपी चाहे तो बीजेपी दे, कांग्रेस चाहे तो कांग्रेस दे, आप चाहे तो आप दे, जो भी दे। बंगाली कल्याण समिति की ओर से मेरी एक डिमांड है। इस बार डिमांड ये रही है, पूरे क्षेत्र की ओर जहाँ जहाँ हमारे बंगाली बाहुल्य क्षेत्र हैं, चाहे वो शक्तिवारम सिद्धारगंज क्षेत्र हो, चाहे वो दिनेशपुर हो, चाहे वो रुद्रपुर हो, हम तीनों जगह से जो राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे और भी कोई पार्टी हो, चाहे आप हो या कोई पार्टी हो, हमारी ये डिमांड है कि हमें मतलब राष्ट्रीय पार्टी की ओर से हमारे बंगाली जो सक्षम लोग हैं, जो सक्षम नेता हैं या जो चुनाव लड़ने के सक्षम है, उनको टिकट दिया जाए। परमानंद महाजन को 2 बार यहाँ से विधायक बनाया, हम बंगाली समाज ने सारा मिलकर उनको वोट दिया। क्या न्यायपालिका नहीं था जब यहाँ का परिसीमन हुआ था? क्या एक हाईकोर्ट में एक कागज डाल के नहीं आ सकते थे कि परिसीमन रुक जाए? आज यहाँ पे बंगाली को टिकट क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि बंगाली समाज का वोट कम है। अरविंद पांडे जी वो पूर्वांचल समाज को बिलोंग करते हैं और उनका वोट परसेंट बहुत कम है। वो तो विधायक भी रहे और मंत्री भी है। तो उनके अंदर एकजुटता है, हम एकजुटता नहीं बना पाते हैं। क्या बिना राजनीतिक हिस्सेदारी के
कोई लोकतंत्र मजबूत हो सकता है और कोई समाज आगे बढ़ सकता है। दुनिया भर के जो देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उसमें हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है जनसंख्या के अनुपात के मुताबिक। यहाँ तो बंगालियों को जानबूझकर नहीं दिया जा रहा है। और बीजेपी में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये जनता के उम्मीदवार को टिकट नहीं देती, ऐसे दलाल और इस ढंग के लोगों को देती है टिकट। उसी टैक्स को वापस देते हैं, कोई भी सरकार हो। हमने लगाई 10 साल उनको प्रतिनिधित्व दिए हैं। हमारे अरविंद पांडे जी 10 साल से विधायक है। क्या हमारे समाज का किसी को मिलना नहीं चाहिए? क्या हमारे समाज में किसी को नहीं मिलना चाहिए? हम 10 साल एक चीज कहूंगा, अभी भाई साहब ने इससे पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं, अभी भाई साहब ने कहा कि भाई साहब ने 10 साल से एक करके 10 साल से विधायक हैं अरविंद पांडे जी, और यहाँ निर्णायक स्थिति में बंगाली समाज है। आपको लगता है कि पर्याप्त काम हो पाया है? मैं कहना चाहूँगा, हमसे यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं हमसे बड़े हैं, मैं युवाओं की आवाज़ सुन के बोलना चाहूँगा। इस बार हमारे जो क्षेत्र बंगाली बहुल क्षेत्र है, एक माहौल है युवाओं में कि इस बार जो बंगाली कैंडिडेट आएगा वो इस बार जीत के जरूर जाएगा, विधानसभा जो जाना चाहिए और जीत के जरूर जाएगा। ये नौजवानों की इच्छा है, ये नौजवानों की इच्छा है कि बंगाली समाज से एक प्रतिनिधित्व जरूर 2022 में पहुंचना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं ये कहूँगा, ये हमारा ये पूरा लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख से ज़्यादा हमारे वोटर है, हमारे समाज के, पूर्वांचल के हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, किसी की इतनी आबादी नहीं है। तो हमारे क्षेत्र का क्यों, मतलब हमारे क्षेत्र से जनप्रतिनिधि क्यों नहीं निकलना चाहिए? मैं तो बोलूँगा राष्ट्रीय पार्टी कोई भी हो, हमारे समाज को टिकट दे और वो पूरा समाज उनको लड़के जितवा के विधानसभा भेजेगा। जी, संसदीय नैनीताल संसदीय इलाके में 2 लाख से ज्यादा बंगाली समाज के वोटर हैं। इस आधार पर इन युवा साथी का कहना है कि भाई बंगाली समाज को भी प्रतिनिधित्व विधानसभा में मिलना चाहिए। जो बड़े मसले हैं जैसे जमीन पर मालिकाना हक, वो पिछले 70-75 सालों में बंगाली समाज की तमाम बस्तियां ऐसी हैं, चाहे वो बिजनौर का इलाका हो, चाहे वो पूरनपुर का इलाका हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी का इलाका हो, चाहे वो पीलीभीत का इलाका हो, चाहे वो शक्ति फार्म का इलाका हो, रामपुर का सूरज फार्म का इलाका हो, बदायूं क्षेत्र हो, बरेली क्षेत्र हो, तमाम जगह बंगाली समाज के लोग जहां पर निवास करते हैं उनको मालिकाना हक जमीन पर नहीं मिल पाया है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। केवल दिनेशपुर को छोड़ के बाकी कहीं पर भी मालिकाना हक नहीं है। मैं तो इस बात को बार बार कहता हूँ कि बंगाली समुदाय के साथ हमेशा छलना की जाती है, हमेशा छला जाता है। नागरिकता का सवाल बार बार आता है। बंगालियों को घुसपैठी भी कहा गया कई बार। 2001 का अगर हवाला दे तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी इस मामले को उछाला था। क्या कहना चाहेंगे कि बार बार चुनाव जब नजदीक आता है तो बंगाली लोग घुसपैठिया कैसे हो जाते हैं? यही तो विडंबना है कि पश्चिमी पाकिस्तान से लोग आते हैं, उनको घुसपैठिया नहीं कहा जाता है, बंगाली को घुसपैठिया कहा जाता है। ये विडंबना कब तक चलेगा? ऐसा कब तक चलेगा? अब ये देखिए ना उत्तर प्रदेश में बंगाली घुसपैठिया, उत्तर प्रदेश में अभी सुनिए अभी आपको पता नहीं है उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट में नाम बच्चों का नहीं लिखा जा रहा है, वो रिजेक्ट हो जा रहा है। कारण क्या है? वो यहाँ नहीं है लेकिन यूपी में है, आपको नहीं पता इस बारे में। मैं नागरिकता का सवाल क्यों बंगालियों पे बार बार? मैं एक बात कहना चाहूँगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक खास विचारधारा का देश नहीं है। भारत सर्व समाज को लेके चलता है, इसका संविधान भी यही कहता है। इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं है कि हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई। वो ये कह रहे हैं कि भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है, तो मैं पूछा जाऊंगा पिछले 5 साल में 5 मुसलमानों को यहाँ पे दर्जा मंत्री दिया गया, किसी बंगालियों को क्यों नहीं दिया गया? ये आप किसी बंगाली समाज के व्यक्ति को दर्जा मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? बताइए, दर्जा मंत्री क्यों नहीं बनाया गया बंगाली समाज से? क्यों नहीं बनाया गया? जी देखिए, पार्टी नेतृत्व का काम है। पार्टी अभी पार्टी नेतृत्व का काम है, अब पार्टी नेतृत्व तय करेगा। जी, भाजपा से क्यों नहीं बनाया गया? क्यों हमारे दिनेशपुर के श्री विजय मंडल जी को, वो पिछले सरकार की बात है, इस सरकार में इस 5 साल में कोई प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला? ऐसा है ना, हमने ये मांग नहीं की कि हमें कोई पद मिले। विजय मंडल जी से पहले स्वर्गीय चितरंजन राहा जी को भी कांग्रेस ने दर्जा मंत्री बनाया था। 2017 से और 22 तक। हाँ। इस सेशन में किसी बंगाली समाज को क्यों नहीं मौका मिला? हमने ये बात हमने नहीं की। क्या आपको नहीं लगता ये पीड़ा, ये गलत हुआ? होना चाहिए बंगाली समाज के किसी व्यक्ति को कम से कम राज्य मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए था। नहीं वो देखिए, नहीं सुनिए, तो ये पार्टी की बात चाहिए या नहीं? ये पार्टी की बात है, ये पार्टी के अंदर की बात है। हम जो भाजपाई हैं, हम नहीं चाहते कि हम किसी पद के लालची नहीं है। पद के लालची नहीं है, इसलिए नहीं चाहिए प्रतिनिधित्व। क्या कहना चाहेंगे? ये जो व्यक्ति ये लोग बोल रहे हैं पद के लालची नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन हम हैं पद के लालची। हमको पद मिलना चाहिए। इनके पार्टी को हम कहेंगे नहीं, हमारे समाज के आदमी को पद दे,
हम आम जनता है, हम अपने पार्टी को पद चाहते हैं, इनको नहीं चाहिए क्योंकि ये पार्टी के लोग पद के समय में टिकट भी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो बंगाली कल्याण समिति का क्या बंगाली स्टैंड है? कल्याण समिति इस बार जो है बंगाली कैंडिडेट उतारेगी, तीनों क्षेत्र में उतारेगी इस बार, चाहे रुद्रपुर क्षेत्र विधानसभा हो, चाहे गदरपुर दिनेशपुर विधानसभा हो, चाहे शक्तिराम विधानसभा हो। जब बंगाली कैंडिडेट उतारा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का गणित तो बिगड़ जाएगा। मेरा कहना यह है, बंगाली कल्याण समिति है, उसके बावजूद बंगाली महासभा क्यों बना, इसका जवाब दे दे मेरे भाई। बंगाली कल्याण समिति, एक सेकंड, हमें बता दे कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। एक सेकंड। बंगाली कल्याण समिति का गठन 1994 में हुआ था और बंगाली एम्प्लॉइज फोरम भी तब बनी थी और आप फाउंडर मेंबर यहाँ पर मौजूद है, कई सारे फाउंडर मेंबर मौजूद हैं। ये विघटन आखिर क्यों? ये विघटन राजनीतिक फायदा लेने के लिए जो है विघटन किया गया है, और ये इलेक्शन के बाद जो है ये फिर सब ठंडे पड़ जाएंगे। इसका कारण है बंगाली प्रतिनिधित्व का आवाज न उठे, ताकि इनको दो भाग में भाग कर दिया जाए तो एक प्रतिनिधि का आवाज उठेगा नहीं और हम प्रतिनिधि ना पा सके, ये एक इनकी चाल है। देखिए सुनिए, ये आरोप निराधार है, ये आरोप जो है इनका निराधार है। हम तो बंगाली समाज सब एक हैं। अभी कुछ राजनीतिक दल की बात हो रही ना, राजनीतिक दल की बात नहीं, कुछ स्वार्थी नेता जो हमारे बंगाली समाज में भी है। जो 5 साल हो गए हमारे सरकार भाजपा की है, चाहे कितने भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन हमें बंगालियों को कभी सम्मान नहीं दिया गया। बंगाली समाज को, बंगाली वोटरों को यूज किया गया, वोट बैंक के रूप में यूज किया गया, कोई सम्मान भाजपा की सरकार में नहीं दिया गया। ये हम बीच बाजार सियासी चर्चा में हम मौजूद हैं काली नगर में, और बंगाली समाज के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो बंगाली एम्प्लॉइज फोरम हो, चाहे वो बंगाली कल्याण समिति हो, और आम जो यूथ है, नौजवान हैं, उन सबका ये कहना है कि 2022 के चुनाव में बंगाली समाज से राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और बीच बाजार सियासी चर्चा में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।